नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, एक और यूनिट यूजीसी नेट का यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 6, जो कि है लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित। ठीक है। और यूनिट नंबर 9 जो कि है पर्यावरण से संबंधित, वो मेरे द्वारा लिया जाएगा। ठीक है। बेस्ड ऑन योर रेस्पॉन्स, मतलब आप लोगों के जिस प्रकार से रिस्पॉन्स मिले हैं, लास्ट जो मैंने 20 से 21 वीडियोस या लगभग 22-23 वीडियोस जो मैंने यूजीसी नेट के लिए डाले थे, 22 से 23 जो वीडियोस डाले थे, जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यूट्यूब पे भी आप उनको जाके डॉक्टर मुकेश पंचोली नेट CRF पे जाके प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। 22 से 23 लेक्चर्स जो डाले थे, उनके बेसिस पे, उनके रेस्पॉन्स के बेसिस पे ऐसा लगा कि इन यूनिट 6 जो कोर्स है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का है, और यूनिट नंबर 9 जो कि है पर्यावरण से संबंधित। इसके अतिरिक्त और भी कोई टॉपिक होता है जो इन जनरल डाउटफुल होगा, तो हो सकता है कि मुझे इन फ्यूचर वो टॉपिक भी दे दिया जाए, लेकिन अभी टाइम की कंस्ट्रेंट को देखते हुए मुझे सिर्फ ये 2 यूनिट दिए गए हैं। ठीक है, मेरी तरफ से भी और आप सबके तरफ से भी। ठीक है। तो यूनिट 9 का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर शायद अपलोड हो जाएगा, या हो जाएगा कुछ टाइम में हो जाएगा, या मैं कर दूंगा। ये है अपना यूनिट नंबर 6, जो कि है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा न्यू जुड़ा हुआ है, इसलिए लोगों को इसमें थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, थोड़ा सा डर इसलिए लगता है क्योंकि एक तो ये टॉपिक न्यू है, लेकिन इसमें एज सच डरने का कुछ नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स बेसिस पर है। देखिए, दिक्कत वहां होती है जहां आपको डिस्क्रिशन यूज करना पड़े। डिस्क्रिशन बोले तो आपका विवेक, डिस्क्रिशन बोले तो विवेक से सब विवेक। ठीक है। इसमें इन जनरल ज्यादा विवेक का इस्तेमाल नहीं करना, आपको मैथ्स के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग चलना है। जैसे 2+2=4 होता है, उसी तरीके से आंसर आ जाएगा। जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आ जाएगा। हमको क्वेश्चन के अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं करना। जो क्वेश्चन में पूछा है, जो फंडामेंटल रूल्स है, उन रूल्स को अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या रहेगा, या अप्रोच रहेगी अपनी क्वेश्चन एंड आंसर के बेसिस में, साथ में क्वेश्चन एंड आंसर के बेसिस में, लेकिन उसके बीच में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेंगे बेस्ड ऑन सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, और फिर हम इनके बेसिस पर प्रोबेबल के आगे किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं उनका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। ठीक है। तो किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस से क्या होता है कि एग्जामिनर के क्या पूछना चाहता है उसके अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है। दूसरे नंबर पे होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वापस एग्जामिनर के माइंड सेट का पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस इन जनरल इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। उसी पैटर्न पे हमको तैयारी करनी होती है, और जो भी एक्स्ट्रा होता है वो सब इरेज आउट करना होता है। ठीक है। तो ये भी इस तरीके का टॉपिक है कि इन डेप्थ तो आप कितना भी चले जाओ, लेकिन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है, जो जितने डेप्थ में हमको रिक्वायरमेंट है उतने डेप्थ में जाएंगे। अननेसेसरी का बर्डन नहीं करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत हद तक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, और मोर और लेस सिमिलर। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस उससे बनते ही बनते हैं। ठीक है। दूसरा, फीडबैक आप बताते रहिएगा। जो जो फीडबैक मिलेगा आप बताते रहिएगा किस तरीके का फीडबैक है, पॉजिटिव नेगेटिव। उससे क्या होता है, आपका भी सुधार होता है, साथ में मेरा भी सुधार होता है। तीसरा, लैंग्वेज की बात कर लें या फिर भाषा की बात कर लें, तो मेरे हिसाब से बायलिंगुअल रहेगी। ठीक है। भाषा जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ, मैं बोल हिंदी में रहा हूँ। ठीक है। कुछ टर्म्स में इंग्लिश में लिख देता हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ समझाने की होती है उसको हिंदी में भी लिखता हूँ, ताकि वो दिक्कत ना हो, आपको समझने में दिक्कत ना हो। इन जनरल जो बायलिंगुअल चलेगा ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश और हिंदी, तो दोनों के लिए आसानी हो जाती है। ठीक है। और फिर इन जनरल क्वेश्चंस, जैसे देखो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने एक ऑप्शन दे रखा है। अब इसमें हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। मतलब ये बहुत बेसिक इंग्लिश है नेट JRF के लिए, इतनी तो आपके लिए चलेगी ही चलेगी कि नो A or B, कोई A B नहीं है। ठीक है, कोई A B नहीं है। अब इसमें चाहे आप हिंदी लिखो चाहे इंग्लिश लिखो, मेरे को नहीं लगता ये टफ लैंग्वेज है इंग्लिश की। ठीक है। इतना तो आपको इतना सा बियर करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चंस भी बायलिंगुअल हो, लेकिन ना हो तो आप प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा कि ये केवल इंग्लिश में है या केवल हिंदी में है, क्योंकि मैं बोल हिंदी में रहा हूँ।
ऑल सी आर बी यानी कि सभी सी बी है, नो ए आर सी, कोई ए सी नहीं है। ठीक है, इस तरीके के सवाल बनते रहते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में, तो लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम से हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम भी सिलेबस में, वेन डायग्राम भी हमारे क्या है, सिलेबस में है। वेन डायग्राम भी हमारे सिलेबस में है। चलो, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो है हिंदी में। पहले एक बार हिंदी में टॉपिक देख लो। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरुपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्त्र, विरोध का परंपरागत वर्ग। क्या कहना चाह रहा है सर? बात कर लेंगे, डिटेल में बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। युक्ति के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैलेसीज, अनुरूपताएं, वेण का आरेख, भारतीय तर्कशास्त्र, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्या, इससे सवाल बनते हैं लेकिन डायरेक्टली भी क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी पुटअप हो जाएंगे। प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज को किस तरीके से हम ग्रहण कर सकते हैं, मीन्स ऑफ नॉलेज है, किस तरीके से ज्ञान को प्राप्ति हो सकती है, उसमें प्रमाण की बात करता है। प्रत्यक्ष तौर पर अनुमान लगाकर, जैसे मैंने मान लो अभी जैकेट पहन रखा है तो आपको लगेगा कि यहाँ ठंड हो रही होगी, बारिश आ रही होगी, ठंड होगी, इस वजह से अनुमान लगाया आपने, अनुमान के माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपमान, किसी से कंपेयर करते हैं, दो चीजों को कंपेयर करके उपमान करते हैं। ठीक है, राम श्याम से सुंदर, श्याम राम से सुंदर, इस तरीके का। शब्द, शब्द लिख दिया आपने, कुछ भी वर्बली लिख दिया आपने, कुछ लिख दिया। ठीक है, अर्थापति और अनुपपत्ति, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले अनुमान की संरचना, लास्ट में अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेतुवाभास। ठीक है, हेतुवाभास ये इंग्लिश में है, डरने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको कुछ दो तीन चीजें मैं बता देता हूँ, वो ध्यान रखना लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 9 को चालू करने से पहले। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, कंटिन्यूटी प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, कंटिन्यूटी और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर ये अच्छी बात है, ये मेरे को भी मोटिवेट करती है कि यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो सारे मोटिवेटेड है, यानी कि कंटिन्यूट है, और मतलब फालतू कैंडिडेट यहाँ पे नहीं है, सारे सिंसियर कैंडिडेट्स है यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब सिंसियर कैंडिडेट से यूजीसी नेट के लिए, तो पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, मेरा भी डेवलपमेंट होता है, आपका भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, दोनों का डेवलपमेंट होता है यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स के थ्रू। ठीक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक तो दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये टफ है। ठीक है, ठीक है, दिमाग से निकाल दीजिएगा एक तो कि टफ है। टफ जैसी चीज कुछ नहीं होता, टफ जैसी चीज कुछ नहीं होता, इसको बहुत आसान बना देंगे। दूसरा, इसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रूल्स आपको पता होने चाहिए, उस रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे ही रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हाँ इनमें हमको, मतलब क्लासिफिकेशन पता चल जाएगा कि इस तरीके से हमको चलना है। तीसरा, सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि सिलेबस के बाहर आप कुछ भी प्रैक्टिस ना करो, पढ़ना तो यहीं से है, सिलेबस के बाहर प्रैक्टिस ना करो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस करना है। एनालिसिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से करना है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं। ठीक है, सिंपल है। चलो, तो ये बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर के लिए, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे मतलब आपके लिए केक वॉक हो जाएगा बिल्कुल आसानी से, कि हाँ भाई ये क्वेश्चन देखा, टिक 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 लगाया, ये आगे बढ़ा। शॉर्ट शॉर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होगा, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होगा, और मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होगी कि न्याय फिलोसफी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, न्याय फिलोसफी दर्शन, न्याय दर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और भी होता है, अद्वैत फिलोसफी होता है, विशिष्ट अद्वैत होता है, द्वैतवाद अद्वैतवाद होता है, इन पे भी चर्चा करेंगे कभी। ठीक है, ये भी बहुत मस्त चीज़ है, मतलब सिंपल है और समझने के लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर वेन डायग्राम जैसे इसमें है, वेन डायग्राम इसमें होता है, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम आपने बचपन में भी किया होगा, बाद में भी किया होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, क्या होता है वेन डायग्राम को, कि आप शेडेड पोर्शन को, तो उसको जो आंसर दे रखा है उसको कलर कर लो, जैसे ये पूछा है या ये पूछा है कि ये पूछा है, बस आप उसको शेड कर लो, उसको मतलब उसको हाईलाइट कर लो किसी भी तरीके से कि क्या पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है आप ये हाईलाइट कर लो। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए यूनियन बी मतलब अपन को ये पूरा चाहिए, ए यूनियन बी मतलब अपन को ये पूरा चाहिए। ठीक है, तो ए यूनियन बी पूरा चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ए पूरा ले लो। ठीक है, फिर प्लस ये वाला पार्ट ले लो बी का। ठीक है, बी का ये वाला पार्ट ले लो, बस इतना सा पार्ट ही लेना है बी का। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये सी है इधर डॉटेड। ठीक है,
तो इसका फॉर्मूला क्या बना, ए प्लस बी माइनस सी। क्या दिक्कत है, मतलब शेडेड पार्ट लिया मैंने तो सिर्फ, ये इसको ऐसे कर लो, इधर वाला पार्ट टुकड़ा कर लो, ठीक है, ए प्लस बी पूरा ले लो, ठीक है। तो ये क्या बना, ए माइनस सी प्लस बी, ए माइनस सी प्लस बी, तो फॉर्मूला वापस वही बन के आ गया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर लो, ए भी पूरा ले लो, बी भी पूरा ले लो, लेकिन अब क्या हुआ कि ये वाली चीज़ दो बार आ गई ना, ये वाली चीज़ दो, इधर भी आ गई, इधर भी आ गई, अपने को तो एक ही बार चाहिए ना ये वाला। भाई ये वाली चीज़, ये जो सी है, ये सी इसमें भी आ गया, ठीक है, ये सी इधर भी आ गया, सी इधर भी आ गया, और ये सी इधर भी आ गया, ठीक है, सी इसमें भी आ गया, सी इसमें भी आ गया, सी इधर भी आ गया, सी इधर भी आ गया, तो दो बार सी आ गया। तो ए प्लस बी और एक सी हटा दो, भाई ये हटा दो, जैसे ये हटाओगे सी को, ये लो, ये सी हटा दिए, इसको इससे जोड़ दो, तो यही बन जाएगा, यही बन जाएगा जो चाहिए था। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला आ गया, ए प्लस बी माइनस सी, और सी को क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन पॉइंट है सी, ए और बी का क्या है, कॉमन पॉइंट है ना सी, सी क्या है, ए और बी का कॉमन पॉइंट है। तो आपको जब भी क्वेश्चन आए दो तीन, ठीक है, ए यूनियन बी, ठीक है, सी क्या है इसमें, इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों का कॉमन पॉइंट है, सी क्या है, दोनों का कॉमन है जो दोनों में है। तो इस तरीके के सवाल आप बहुत बनेंगे। तो आप तो बस शेडेड रीजन बनाओ, तीन में भी पूछ सकता है, ठीक है, तीन में भी पूछ सकता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटर कॉमन पॉइंट क्यों है ये, क्योंकि ये इस वाले गोले में भी आ रहा है, गोला ए, ये इस गोले में भी आ रहा है, गोला नंबर बी, और ये इसमें भी आ रहा है, ठीक है, सी। तो तीनों में इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। इसका कुछ नाम दे दो, इसका कुछ नाम दे दो, ई नाम दे दो, तो ये नाम आ गया ई, ठीक है। तो आपसे जो जो पूछा है बस आप तो डायग्राम बनाओ और उससे सॉल्व कर लो, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, टू द पॉइंट बात करनी है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको बस देखते टिक कर देना है, उससे क्या होगा, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम टाइम लगेगा आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। दूसरा, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, यानी कि आपकी एरर कम होगी। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। इसी तरीके से मूड्स एंड फिगर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम हो गया, इंडियन लॉजिक हो गया, प्रमाणा हो गया। प्रमाण किस तरीके से, तो छह तरीके होते हैं, अनुमान बताया, उपमान, कंपैरिजन करके, शब्द करके, अर्थपट्टी, अनुपलब्धि, ठीक है। फिर अनुमान में और व्याप्ति में हितवावास और पढ़ना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सब कुछ करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, कुछ नहीं करना। ये क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये क्या होता है, यूट्यूब पे भी है, पहले भी बताया, तो ठीक है। ये है विरोध का परंपरागत वर्ग, विरोध का परंपरागत वर्ग, ठीक है। तो स्क्वायर की बात कर रहा है, वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग की बात करता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, वर्ग की बात करता है, स्क्वायर की बात करता है, वर्ग की बात करता है, वर्ग। तो किस चीज के वर्ग की बात करता है, ठीक है, किस चीज के वर्ग की बात करता है, क्या करता है, ठीक है। तो आप तो इसको वर्ग को ऐसे याद रखो, जेड बना लो, जेड, अल्फाबेट का जेड बना लो, ऐसे याद रखो। और वोवल्स पता होते हैं आपको, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ, यू आई नहीं, इसमें जगह ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये फिगर आपके दिमाग में छड़ा हुआ होना चाहिए। जेड बनाया, सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, कुछ भी इफ एंड बट नहीं करना। ए ई आई और ओ, अब इन सबकी अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पे प्लस प्लस टर्म्स आती है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव टर्म्स आती है, ठीक है। ऊपर वाले एरिया में सब सभी के लिए वैलिड है, सभी के लिए वैलिड है, ऊपर वाला एरिया सभी के लिए वैलिड है, यानी कि ईश्वर जो है वो सबके लिए देखता है, ऊपर वाला सबके लिए सोचता है, और नीचे वाला कुछ के लिए सोचता है, नीचे वाला कुछ के लिए सोचता है। ये मेरा तरीका है याद करने का, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। अब सर ये क्या किया आपने, ए ई आई ओ सभी, पहले तो आप ध्यान रखो, इधर प्लस प्लस, बाएं हाथ पे प्लस प्लस, दाएं हाथ पे माइनस माइनस, ऊपर की तरफ सभी, नीचे की तरफ कुछ। ऊपर की तरफ सभी मतलब ऊपर वाला सभी कुछ ही याद रखता है, कभी अपन भूल जाए, मान लो बाई चांस कंफ्यूजन हो जाए, होना नहीं चाहिए क्योंकि बार बार यूज होगा। तो सभी तो ऊपर के लिए और कुछ नीचे के लिए, ठीक है। तो जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, ऑल कैट्स आर डॉग्स, यानी कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो ये किस कैटेगरी का हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कैटेगरी का, ऑल। ऑल आते ही मतलब सभी, सभी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जाओ। और पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर यहाँ होता, और अगर यहाँ होता नेगेटिव, किसे बोलते हैं, नेगेटिव होते हैं ऑल कैट्स आर
नॉट डॉग्स, तो ये हो जाता नेगेटिव, क्योंकि इसमें नो या नॉट आया है, सिंपल। या फिर नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग, तो ये किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, नो और नॉट नेगेटिव। तो नो नॉट आएगा तो ई या ओ आएगा, ऑल पॉजिटिव आएगा तो कैट्स, तो पॉजिटिव साइड में आएगा तो ए या आई आएगा, सिंपल चीज आ गई। अगर प्लस आता है स्टेटमेंट तो या ए होगा या फिर आई होगा, और नेगेटिव होता है तो ई होगा या फिर ओ होगा। अब देखो, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सभी कैट्स डॉग्स है, ऑल मतलब सभी की बात कर रहा है यानी कि ए होगा, तो इसका आंसर इसके आगे लग जाएगा ए। इसका मूड क्या हुआ, ए। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल था। ऑल कैट्स आर नॉट डॉग्स, इसमें आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा नॉट के साथ, नेगेटिव के साथ ई। ठीक है, ई क्यों आएगा सर, ई बताइए वापस क्यों आएगा। ई इसलिए आएगा क्योंकि ऑल की बात करिए यानी कि ऊपर वाले की बात करिए। ठीक है, या ई आएगा या तो ई आएगा, ओ आएगा। ठीक है, और नॉट डॉग्स की बात करिए, सभी की बात करिए, तो इसमें ई आएगा क्योंकि ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, और नेगेटिव आया, नेगेटिव स्टेटमेंट है नॉट डॉग्स, तो ई और ओ होगा। और क्योंकि ऑल मतलब सभी की बात कर रहे हैं इसलिए ई आएगा इसका आंसर, तो इसका मूड क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, चलो इसी तरीके से अगर यहाँ क्वेश्चन बन जाए आपके पास, ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन अगर आपके पास इस तरीके से बन जाए कि सम कैट्स आर डॉग्स, इसका मूड बताओ, सम कैट्स आर डॉग्स। पहले तो देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो या तो ए आएगा या तो आई आएगा। ठीक है, और सम कैट्स मतलब कुछ बिल्लियाँ, कुछ बिल्लियाँ, तो ये प्लस है या कुछ में ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला, तो नीचे वाला यानी कि आई, तो इसका मूड क्या हो गया, आई। तो इस स्टेटमेंट, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आया है तो उसका मूड क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इस स्टेटमेंट, इसका मूड आई कैसे आया, मूड, चलो इसका स्टेटमेंट मूड आ गया तो इसका बताओ, सम फ्रूट्स आर नॉट वेजिटेबल्स, हिंदी में कुछ फ्रूट, फ्रूट फल, कुछ फल सब्जियां नहीं हैं, कुछ फल सब्जियां, कुछ फल सब्जियां, याद आता है ना, कुछ फल सब्जियां नहीं है, इसका मूड बताओ। तो सब्जियां नहीं आएगा, नहीं आ गया मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव होते ही या तो मूड ई होगा या तो मूड ओ होगा। और सम मतलब कुछ फलों की बात कर रहा है तो ई नहीं हो सकता क्योंकि ई में तो सभी फल आ जाता, सभी फल सब्जियां नहीं है। जबकि ई नहीं आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओ, क्योंकि कुछ की बात कर रहा है तो इसका मूड हो गया ओ। तो जिन जिन ने ओ सोचा है इसका मतलब करेक्ट है। तो सिंपल लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेट ऑफ रूल्स है, ये जेड को याद रखना, ये जेड से ही अपन आगे बढ़ेंगे। अब फेलेसी नॉन फेलेसी ये सब क्या होता है, ये सब कुछ नहीं है। जैसे मैंने बोला सम फ्रूट्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स। अरे सर फर्स्ट क्लास में पूरा क्लियर करोगे क्या, ऑल कैट्स आर डॉग्स। अब ये स्टेटमेंट का मूड तो ए है, लेकिन क्या कुत्ते, सभी कुत्ते डॉग्स हो सकते हैं क्या। ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो ये इस तरीके का स्टेटमेंट है ना, ऑल जेड इज इक्वल टू वाई, ऑल वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ऑल एक्स इक्वल टू जेड। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन क्वेश्चन हो गया कि सभी जेड वाई है, सभी जेड वाई है, सभी जेड वाई है, सभी का मूड ए है, सभी का मूड ए है। ठीक है, मूड को छोड़ो, तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है। अभी मैं फैलेसी की बात कर रहा हूँ, फैलेसी की बात कर रहा हूँ, फैलेसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फैलेसी भी जोड़ नहीं देना, बस ये बात कर रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये है। अगर ये तीसरा स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये देखो अपने आप में ऑल जेड आर वाई, क्या सभी जेड वाई हो सकते हैं क्या, नहीं, जेड वाई नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट है तो फॉल्स, मतलब ये है तो स्टेटमेंट गलत, लेकिन इससे इससे और इससे आंसर निकलेगा तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा वैलिड। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं, फर्स्ट क्लास से ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं। देखो, ऑल जेड इक्वल टू वाई, ऑल वाई इक्वल टू एक्स, ऑल वाई इक्वल टू जेड, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से थर्ड स्टेटमेंट अगर निकल के आ रहा है सही तो यानी कि ये वैलिड है। पहले दो की स्टेटमेंट की वजह से तीसरा स्टेटमेंट वैलिड हो रहा है। ठीक है, लेकिन इन जनरल, इन जनरल सोचें कि ऑल जेड इक्वल टू वाई, क्या सभी जेड वाई है, क्या सभी जेड वाई हो सकते हैं क्या, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो क्या सम कैट्स आर डॉग्स कभी रियल लाइफ में स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है क्या ये,
नहीं हो सकता ना, तो रियल लाइफ में स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में इस तरीके के दो स्टेटमेंट होंगे और फिर थर्ड स्टेटमेंट उसके बेसिस पे आंसर आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये स्टेटमेंट वैलिड है, यानी कि सही है, स्टेटमेंट वैलिड है, बट जो इंडिविजुअल फैक्ट्स है वो गलत है। ठीक है, इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल सही हो ही नहीं सकता, कैट्स कुत्ते बिल्ली थोड़ी हो सकते, बिल्ली कुत्ते थोड़ी हो सकते हैं। लेकिन जो पूछ रहा है उसके बेसिस पे कंक्लूजन बनता है, कंक्लूजन सही होता है तो सही बोलते हैं। ठीक है, तो ये फैलेसी की एक तरीके की प्रकार है, तो हम देखेंगे कि इसमें ही कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, इनमें कुछ गड़बड़ी होती है, उन्हीं के बेसिस पे फैलेसिस डिफाइंड होती है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है, ज़्यादा ज़्यादा इतना दिमाग नहीं उसमें खपाना नहीं है, आपको बस कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। ठीक है, और ये टेबल को ध्यान रखो, जो जो बोलता रहा हूँ उसको सिंसियरली फॉलो करते रहिए, पेन एंड पेपर लेते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, नहीं तो लास्ट में सब भूल जाएंगे। ठीक है, लास्ट में ये भी बता दिया जाऊंगा कि कैसे रिवाइज करना है आपको। ठीक है, ताकि आपके लिए एग्जाम में रिवाइज करना और भी आसान हो जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।